इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज अचानक पूरे देश में एक चर्चा बहुत तेज हो गई। मोबाइल पर, घर में, सड़क पर, सोशल मीडिया पर तेजी से मैसेज फैला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। यह खबर फैली कि मोदी नेशनल लॉकडाउन का ऐलान करने वाले हैं और यह पूरा कंफ्यूजन फैला एक मुख्यमंत्री के बयान से। कैबिनेट की मीटिंग जरूर हुई, लेकिन उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उसके बाद उत्सुकता थोड़ी और बढ़ गई। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 12 राज्यों में तो करीब 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी भारत की टोटल एक्टिव केसेस का 81%। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? संपूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे या फैसला मुख्यमंत्रियों पर छोड़ देंगे? इस रिपोर्ट को देखिए, कुछ इशारा साफ साफ मिलेगा। इस एक हेडलाइन ने बुधवार को दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको चौकन्ना कर दिया। पूरे देश में नेशनल लॉकडाउन का शोर तेज हो गया। जबरदस्त कंफ्यूजन फैला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कोट करके जो कुछ भी छपा, उसने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा खड़ा कर दिया। येदियुरप्पा के हवाले से खबर फैली कि कर्नाटक में कंप्लीट या पार्शियल लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसका फैसला बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच के बाद लिया जाएगा। मगर बाद में पता चला कि इस खबर में जरा भी सच्चाई नहीं थी। नेशनल लॉकडाउन को लेकर मोदी ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है, यानी आज या कल में मोदी की स्पीच की कोई संभावना नहीं है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इंडिया टीवी ने सीधा सवाल पूछा, क्या देश में नेशनल लॉकडाउन की जरूरत है? जवाब आप खुद सुनिए। जब वायरस का स्प्रेड बढ़ता है, एक्सेसिव होता है, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो बाकी एफर्ट्स हैं उनके साथ में रिस्ट्रिक्शंस को भी बीच में लाया जाता है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पीपल मूवमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, इंटरमिंगलिंग शुड बी रिड्यूस्ड। और इस कॉन्टेक्स्ट में 29 अप्रैल को डिटेल गाइडलाइन इशू करी गई है हेडेड। उसमें ये कहा गया कि हमें चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन एरियाज में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है या बेड ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं नाइट कर्फ्यू की। ये स्टेट्स को एडवाइजरी है, ये स्टेट्स विल टेक डिसीजन। प्रधानमंत्री ने राज्यों को खुली छूट दे रखी है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से कंप्लीट लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर फैसला ले सकता है। यूपी से ताजा खबर है, उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी तरह बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू का दायरा 7 और शहरों तक बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकल ट्रेन सर्विस बंद कर दी है। पश्चिम बंगाल में बैंकों में काम की टाइमिंग सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक फिक्स कर दी गई है। ये उसी लाइन पर हो रहा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने पिछले भाषण में किया था। मोदी ने साफ कहा था कि लॉकडाउन नहीं, सावधानी की जरूरत है। मोदी की वो बात एक बार फिर सुनिए। लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मोदी का मंत्र क्लियर है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कड़ाई के साथ साथ दवाई भी चाहिए। पूरे देश में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। फेज 3 के वैक्सीनेशन ड्राइव में रफ्तार थोड़ी धीमी है, मगर 5 दिनों में 18 से 44 की उम्र के 6,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों को अभी तक 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 94 लाख से ज्यादा डोज पड़ी हुई है और अगले 3 दिनों में इन सभी राज्यों को 36 लाख से ज्यादा डोज मिलने वाली है।
इस बीच वैक्सीन पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है और बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मोदी ने वैक्सीनेशन के केरल मॉडल को एंडोर्स किया है और देश के दूसरे राज्यों को सीधा संदेश दिया है। पहले केरल के मुख्यमंत्री ने बताया, फिर मोदी ने साधारण भाषा में समझाया, वैक्सीन की बर्बादी ना हो, इसके लिए केरल वाले प्लान पर ही काम हो। केरल को मोदी सरकार से वैक्सीन की 73,38,806 डोज मिली और केरल ने 74,26,164 डोज दिए। इनमें वो डोज भी थे जो हर वायल में वेस्टेज के हिसाब से मिली, यानी केरल की सरकार ने अतिरिक्त डोज का भी समझदारी से इस्तेमाल किया और इसमें केरल के हेल्थ वर्कर्स, खासकर नर्सेस का अहम रोल था। मोदी के ट्विटर से क्लियर है, केरल के हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेज ने देश के दूसरे हिस्सों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, खासकर उन 10 राज्यों के लिए जहां वैक्सीन की बर्बादी बेधड़क हो रही है। 5 मई 2021 की सुबह 8 बजे तक लक्षद्वीप में 9.5% से ज्यादा, तमिलनाडु में 8.5% से ज्यादा, असम में 7.5% से ज्यादा, मणिपुर में 7% से ज्यादा और हरियाणा में 5.5% से ज्यादा वैक्सीन के डोज वेस्ट हुए। ये सिचुएशन तब है जब देश में 45 प्लस के अलावा 18 प्लस का वैक्सीनेशन भी चालू है, मगर वैक्सीन की कमी हर राज्य के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी है। मोदी के पास पूरी डिटेल है, मोदी हर कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ राज्य इसमें साथ नहीं दे रहे। 4 तारीख को आया, 500 टोकन दिया, अपना नंबर नहीं लगा, वापस गया तो पहले बोलते नहीं है 500 के देंगे, धूप में खड़े। आज सुबह 6:30 बजे आया, 9 बजे टोकन चालू किया, वो भी नहीं बताते हैं कि इतने बजे चालू करेंगे, बरोबर है। उसके बाद अपने को टोकन दिया, फिर बोले अभी वैक्सीन नहीं है, 12 बजे बाद आओ। 12 बजे बाद आया और नंबर का तो कोई वैल्यू नहीं है, जो आगे वो पहले वो पीछे, ऐसा हो गया है। अच्छा, ऐसा कितना दिन चलेगा? अभी बोला कि 12 बजे के बाद आओ, 12 बजे हम लोग आ गए, अभी हमारा नंबर कुछ नहीं आया है। 6:30 का मतलब करीब आपको यहाँ पर आए हुए 6 घंटे के आसपास का वक्त हो गया, आप ये कह रहे हैं? फिर घर गए, फिर वापस आए। अच्छा। और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। टोकन देंगे करके 8 बजे, 9:15 बजे टोकन दिया, बोले अभी जाओ 12 बजे आओ। 12 बजे आ गए तो टोकन का नंबर का कुछ वैल्यू ही नहीं है। अभी 90 नंबर है तो मैं 250 पे खड़ा है, कुछ इधर कुछ है ही नहीं, सुविधा कुछ भी नहीं है। भारत को 16 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने में 109 दिन का वक्त लगा। इसी पैमाने पर अमेरिका को 111 दिन और चीन को 116 दिन का समय लगा, यानी भारत की रफ्तार बाकी देशों के मुकाबले कहीं अच्छी है। देश के 12 राज्यों में 18 से 44 साल के 6,71,285 लोग वैक्सीनेट हुए। छत्तीसगढ़ में 1,026, दिल्ली में 82,000, गुजरात में 1,61,625, जम्मू कश्मीर में 10,885, हरियाणा में 99,680, कर्नाटक में 3,840, महाराष्ट्र में 1,11,621, ओडिशा में 13,768, पंजाब में 908, राजस्थान में 1,30,071, तमिलनाडु में 4,577 और यूपी में 51,284। मगर इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। सर, हम लोग 6:30 बजे से सुबह से खड़े और मुझे फर्स्ट टोकन मिला मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देख के, और अभी मैं 11 बजे रिटर्न जा रहा हूँ और मुझे ये बोला गया कि उनके सिस्टम में जो अपडेट है, जो नाम है, उनमें हम लोग का किसी का नाम नहीं है। मेरे पीछे भी उन लोगों ने 4-5 लोगों से रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, लेकिन किसी का भी उनके सिस्टम में नाम नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो किसको वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीनेशन नहीं लगी है, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है कि पहले तो वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा है, क्योंकि अंदर जाके, और अभी आप देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई नहीं है। बाहर फिर भी लोग समझ रहे हैं जो बाहर लाइन में है, बट अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है। 5 मई सुबह 8 बजे तक दिल्ली के पास 3,58,474 डोज, यूपी के पास 11,31,551, महाराष्ट्र के पास 8,17,038, झारखंड के पास 5,13,193, तेलंगाना के पास 4,67,503 कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध थी। ये आंकड़े हैं और कायदे से हर राज्य की कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन नंबर्स को कम करके नए सिरे से नए नंबर्स के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से चलाई जाए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा भारत को स्पुतनिक वी भी मिल चुकी है। रूसी वैक्सीन के 1.5 लाख डोज पहले ही आ चुकी है और जल्द ही इसमें इजाफा होगा। विदेशों से मदद आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें जर्मन एयरफोर्स की हैं। जर्मनी की वायुसेना का A400 ऑक्सीजन प्लांट प्रोडक्शन इक्विपमेंट के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है और इस वक्त रास्ते में है।
ऑस्ट्रेलिया से 1056 वेंटिलेटर्स और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की 81,000 वाल्स मुंबई एयरपोर्ट पर उतार दी हैं। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 4 क्रायोजेनिक टैंकर्स एयरलिफ्ट करके भारत ला चुकी है। इस बीच भारतीय वायुसेना के अलावा भारतीय नौसेना भी युद्ध स्तर पर मिशन ऑक्सीजन को कामयाब बनाने में जुटी है। INS तलवार बहरीन से 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मैंगलोर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा INS एरावत सिंगापुर से 3,600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 27 टन के 8 ऑक्सीजन टैंकर्स के साथ भारत के रास्ते में है। INS कोलकाता भी कुवैत से सिलेंडर्स और जरूरी मेडिकल सप्लाई के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है। वायुसेना आसमान में एक्टिव है, नौसेना समंदर में सक्रिय है और इंडियन आर्मी जमीन पर काम कर रही है। लखनऊ में रिकॉर्ड टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल को ऑपरेशनल कर दिया गया है। 250 बेड आज यहाँ पर हम लोग DRDO और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल आज यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है। ये काफी बड़ा संबल होगा राज्य सरकार के और देश की कोविड के खिलाफ लड़ाई में, बहुत बड़ी मदद होगी। फिलहाल इसको चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। आज यहाँ 250 बेड से शुरुआत की जा रही है। 150 उसमें वेंटिलेटर्स वाले बेड होंगे, यानी कि ICU बेड होंगे, और 100 इसमें ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे। सभी तरीके की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वो उस पर पूरी तरीके से शो करेगी। जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद होगा, वो देखेगा कि मरीज की पोजीशन इस समय क्या है, किस तरीके की उसकी फंक्शनिंग है, और उसके हिसाब से वो बाकायदा जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद होंगे उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से सुसज्जित जो DRDO को हॉस्पिटल है ये तैयार हो चुका है। तेजी से मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि ऑक्सीजन की बड़ी समस्या से निपटने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। विदेशों से लाए गए ऑक्सीजन कंटेनर्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजे जा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन के साथ पटरी पर दौड़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई चेन थोड़ी मजबूत हुई है। और दूसरी तरफ PM केयर्स के तहत दिल्ली के एम्स और RML हॉस्पिटल में 2 हाई फ्लो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। PM केयर फंड से देश के 500 जिलों में ऑक्सीजन का प्लांट लगने वाला है और इसकी शुरुआत हुई है राजधानी दिल्ली के RML हॉस्पिटल से। ये देख सकते हैं, ये वो प्लांट है जो लग के यहाँ पे तैयार है और उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। महज 1 सप्ताह के भीतर जब ये प्लानिंग हुई थी, 1 सप्ताह के भीतर ये बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है और सिर्फ अब इतनी कोशिश भर की जा रही है कि इस ऑक्सीजन प्लांट को जो एग्जिस्टिंग लिक्विड ऑक्सीजन का जो स्टोरेज है उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा और ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। PM केयर फंड के तहत राजधानी दिल्ली में 2 हॉस्पिटल में ये बनके तैयार हो गया है, एक एम्स के ट्रॉमा सेंटर में और दूसरा RML हॉस्पिटल में। आप अंदाजा लगाइए किस तेजी से इस पे काम किया गया है कि कल शाम ये पूरी मशीनरी यहाँ पे पहुंचा था और महज कुछ ही घंटों के भीतर इसको सेटअप कर दिया गया। सारी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी और अब आखिरी रूप दिया जा रहा है। खासियत इस प्लांट की ये है कि ये जो आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन है उसी से जनरेट करके ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा और आज के तारीख में हॉस्पिटल कोई भी हो, सबसे बड़ी ज़रूरत ऑक्सीजन की है। राजधानी दिल्ली में पहले से ही बहुत ज़्यादा किल्लत है। फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होगा और ये कंप्रेसर है, यहाँ से सराउंडिंग में जो एयर है वातावरण में वो लिया जाएगा और फिर उसके बाद प्रोसेस करके ये तैयार होगा और आउटपुट यहीं से जाएगा। हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि हमारे लिए बहुत राहत की बात है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसी के साथ अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जिस तरह से हॉस्पिटल से ये मैसेज आते थे SOS के कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, जल्दी से इंतजाम किया जाए, कम से कम ऐसी स्थिति अब RML हॉस्पिटल में नहीं आने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही दिनों में राजधानी दिल्ली के 8 हॉस्पिटल में ये सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। RML हॉस्पिटल की तस्वीरें आपने देख ली, अब एम्स की तस्वीरें देखिए। यहां भी रिकॉर्ड टाइम में ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा गया है। मकसद सिर्फ एक है, कोरोना के खिलाफ ऑक्सीजन की कमी वाले युद्ध में जीत हासिल की जा सके। DRDO के डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंटरफेस के एडिशनल डायरेक्टर देवेंद्र शर्मा को सुनिए, प्लान ऑफ एक्शन समझ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हमारा,
ये 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो ये और इसका आप जैसा आपको पता है कंटिन्यूस ऑपरेट करता रहेगा। तो अब जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल है जहाँ जहाँ ये सेटअप रहेगा उन्हें अब सप्लाई पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। उनके कैंपस में एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा और वो डायरेक्टली अपना मतलब इस ऑक्सीजन प्लांट से पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। अभी राइट नाउ 5 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि दिल्ली और NCR में एम्स झज्जर हो गया और अपना दिल्ली में हो गया एम्स ट्रॉमा सेंटर, सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग। यहाँ पर अभी ये अगले 2-3 दिन में ये हमारे सेटअप हो जाएंगे। 2 प्लांट ऑलरेडी, एक प्लांट आज ये सेटअप हो रहा है यहाँ पर, एक RML में हो रहा है और बाकी जो 3 है वो अभी अगले 2-3 दिन में उसको हमने प्लान है कि वो जल्दी सेटअप हो जाएंगे। कोरोना की सेकंड वेव के खिलाफ ये लड़ाई कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है। मोदी कंट्रोल रूम से एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं। वायु, समुद्र, सड़क और रेल के रास्ते एड़ी चोटी एक कर दी गई है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक को भी इस लड़ाई में इक्वल पार्टनर बनना होगा। और भारत में मई आते आते लग रहा है कि कोरोना पीक पर चल रहा है। ये हुआ कैसे? मार्च में कुछ लोग कह रहे थे कि कोरोना चला गया, अप्रैल में लगने लगा कि कोरोना वापस आ गया और मई में उसने सुपर स्पीड पकड़ ली है। इसकी वजह है नया वेरिएंट। नए कोरोना के बारे में अभी पूरा डाटा नहीं है, साइंटिस्ट दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन नए कोरोना वायरस की एक तस्वीर आ गई है। इस रिपोर्ट में नए कोरोना वायरस की क्लियर पिक्चर भी है और इसके बारे में सही जानकारी भी है। 200 से ज्यादा देशों के वायरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और टॉप साइंटिस्ट इस एक तस्वीर को बहुत गौर से देख रहे हैं। वी शेप के लाल और नीले रंग के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है? आप भी जानना चाहते होंगे कि ये क्या है, इसका ब्लू हिस्सा क्या है और लाल वाले हिस्से में क्या खास है। यह तस्वीर कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्चर ने कैप्चर की है। यह कोरोना वायरस के B117 वेरिएंट की पहली तस्वीर है। B117 वही वेरिएंट है जो ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। कोरोना के इसी वेरिएंट की वजह से ब्राजील में लाखों लोगों की जान गई। यही वेरिएंट भारत में सेकंड वेव लेकर आया। भारत में पिछले एक सप्ताह से रोजाना 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक पेशेंट और 3000 से अधिक लोगों की मौत के पीछे वायरस का यही वेरिएंट है। कनाडा में भी इस वेरिएंट ने लाखों लोगों को बीमार किया है। मुख्य चीज इसकी यह है कि हम जीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें म्यूटेशन देखने की कोशिश करते हैं और जब कई सारे म्यूटेशन मिलके एक पर्टिकुलर जीन के पार्ट को चेंज करते हैं या उसमें एक ऐसा चेंज लाते हैं तब उसको एक वेरिएंट कहा जाता है। और जब वेरिएंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो वो एक स्ट्रेन का रूप भी ले सकते हैं, लेकिन हर स्ट्रेन जो है एक वेरिएंट जरूर होता है लेकिन वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते। तो ये जैसे कि अभी अभी बतलाया B117 एक वेरिएंट था जिसको कि यूके में आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी पाई गई और इसमें से थोड़ी सी डिजीज की सीवियरिटी को भी ये स्टडी किया गया है जिसका कि अभी अभी पब्लिकेशन हुआ है। एक सीवियरिटी को भी ये इंपैक्ट करता है। कोरोना का SARS-CoV-2 वायरस बहरूपिया है, म्यूटेशन करके ये अपना रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस अब तक 13 लाख म्यूटेशन कर चुका है, यानी 13 लाख बार रूप बदल चुका है। कोविड RNA वायरस है जिसके लिए म्यूटेशन बहुत नेचुरल चीज है, लेकिन हर म्यूटेशन के बाद वायरस डेडली नहीं हो जाता। B117 वेरिएंट कोरोना वायरस का वो रूप है जो पहले के वेरिएंट से 50% ज्यादा तेजी से फैलता है और इन्फेक्शन होने पर पेशेंट को बहुत बीमार कर देता है। B117 सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया। दिसंबर 2020 में साउथ ब्रिटेन में B117 वेरिएंट से महामारी फैली। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का B.1.315 वेरिएंट मिला। ब्राजील और जापान में P1 वेरिएंट का वायरस पाया गया। भारत में B.1.617 और B.1.618 वेरिएंट के वायरस आइडेंटिफाई किए गए हैं। B.1.617 और B.1.618 दोनों को B117 वेरिएंट का म्यूटेशन कहा जा रहा है, यानी जो वायरस ब्रिटेन से भारत आया उसने यहां फिर रूप बदल लिया।
B.1.617 डबल म्यूटेंट का वायरस है और B.1.618 को ट्रिपल म्यूटेंट का वायरस माना जा रहा है। इन दोनों वेरिएंट को इंडिया स्ट्रेन कहा जा रहा है। म्यूटेशन वायरस का एक अभिन्न हिस्सा होता है। जैसे जैसे वायरस रेप्लिकेट करता है वैसे वैसे उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं। जब हम डबल म्यूटेशन की बात करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि वायरस के दो हिस्से जो है उसमें म्यूटेशन इनकॉर्पोरेट हो गया है, जो कि पहले वाले स्ट्रेन में नहीं था। तो डबल म्यूटेशन का यही मतलब है कि एक वायरस के अंदर दो हिस्से में म्यूटेशन हो चुका है। अब तक की रिसर्च से पता चला है कि भारत में सेकेंड वेव के लिए B.1.17 और B.1.617 वेरिएंट जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में B.1.618 यानी ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस डेडली साबित हो सकता है। तो जितने आरएनए वायरसेस होते हैं वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। देखिए इतने सारे वायरसेस हैं वो म्यूटेट नहीं करते, बट आरएनए वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। तो जब म्यूटेट करते हैं तो उनका कितना सिग्निफिकेंस है वी रियली डोंट नो। इसको जैसे अभी पहले क्या था कि साउथ में स्पेशली हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में एक और वायरस था। अब ये उन्होंने जो वहाँ CCMB है ये पता लगाया है, CCMB एक लैब है हैदराबाद में, उन्होंने पता लगाया कि वो जो ओरिजिनल वायरस था वो अब डबल म्यूटेट हो गया है और एक 1.617 मैं जिसको बोलता हूँ 16-17 याद रखने के लिए, वो वायरस स्प्रेड हो रहा है जो कि पूरे इंडिया में जो हाईली इन्फेक्टिव है और लंग्स में जाता है। इसको डबल म्यूटेंट वायरस बोलते हैं। मतलब एक बार म्यूटेट हुआ फिर दोबारा म्यूटेट हुआ। दुनिया भर के बायोटेक रिसर्चर्स और वायरोलॉजिस्ट ये पता करने में लगे हैं कि डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वायरस पर कोरोना की वैक्सीन कितना असर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद भी नया वेरिएंट इंसानों को बीमार करने लगे। भारत सहित कई देशों में ऐसे केसेस आए हैं जब वैक्सीन लगाने के बाद भी इंफेक्शन हुआ है। वायरोलॉजिस्ट को पिछले 4-5 महीने से कोरोना के B.1.1.7 वेरिएंट के बारे में मालूम है, जो वैक्सीन के असर को पूरी तरह तो खत्म नहीं करता, लेकिन उसका असर कम कर देता है। ये कैसा दिखता है, इसकी तस्वीर पहली बार कैप्चर की गई है। रिसर्चर्स ने क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके यह तस्वीर तैयार की है। यह वायरस इतना छोटा है कि पिन की नोक पर B.1.1.7 वेरिएंट के 1 लाख से ज्यादा वायरस मौजूद हो सकते हैं। इस तस्वीर में ब्लू रंग का हिस्सा N501Y स्पाइक प्रोटीन म्यूटेंट का है और लाल वाला हिस्सा ACE2 रिसेप्टर है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो हिस्सा होता है जो इन्फेक्शन की शुरुआत करता है। इस तस्वीर को देखें तो ब्लू वाला हिस्सा ही इन्फेक्शन का दरवाजा खोलता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के मुताबिक B.1.1.7 वेरिएंट में आया म्यूटेशन वायरस के वैक्सीन से बच निकलने में, यानी वैक्सीन लगने के बाद भी इसके असर से बचने में कामयाब हो सकता है। मतलब है कि रूप बदलने के बाद कोरोना का नया वेरिएंट वैक्सीन लगे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। भारतीय साइंटिस्ट ने 2 महीने तक के क्लिनिकल एविडेंस जुटा है, जिसके बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसके लिए B.1.617 यानी डबल म्यूटेंट जिम्मेदार है। कोरोना वायरस का यह वेरिएंट सबसे पहले महाराष्ट्र में फैलना शुरू हुआ था, फिर उसने दूसरे राज्यों को भी अपने चपेट में ले लिया। B.1.617 का ट्रांसमिशन फास्ट है, बंद कमरे या हॉल में ये एयरबॉर्न हो सकता है, यानी B.1.617 वेरिएंट वायरस हवा में भी हो सकता है। किसी चीज को छुए बिना भी B.1.617 चपेट में ले सकता है। इसका स्पाइक प्रोटीन बहुत जल्दी एक्टिव होता है। पेशेंट के फेफड़े में इसकी संख्या तेजी से बढ़ती है, इसलिए मरीज की हालत तुरंत बिगड़ जाती है। कुछ ही घंटे में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन गिर जाता है, जिसके बाद मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में वायरस को खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है, डबल म्यूटेंट B.1.617 वायरस पर उन एंटीबॉडीज का असर थोड़ा कम हो सकता है।
ऐसे में वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया कोवैक्सीन B.1.617 वेरिएंट पर भी असर करती है, यानी कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट B.1.617 वेरिएंट को भी इफेक्टिवली रोक सकती है। तो जितने आरएनए वायरसेस होते हैं वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। देखिए इतने सारे वायरसेस हैं वो म्यूटेट नहीं करते, बट आरएनए वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। तो जब म्यूटेट करते हैं तो उनका कितना सिग्निफिकेंस है वी रियली डोंट नो। इसको जैसे अभी पहले क्या था कि साउथ में स्पेशली हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में एक और वायरस था। अब ये उन्होंने जो वहाँ CCMB है ये पता लगाया है, CCMB एक लैब है हैदराबाद में, उन्होंने पता लगाया कि वो जो ओरिजिनल वायरस था वो अब डबल म्यूटेट हो गया है और एक 1.617 मैं जिसको बोलता हूँ 16-17 याद रखने के लिए, वो वायरस स्प्रेड हो रहा है जो कि पूरे इंडिया में जो हाईली इन्फेक्टिव है और लंग्स में जाता है। इसको डबल म्यूटेंट वायरस बोलते हैं। मतलब एक बार म्यूटेट हुआ फिर दोबारा म्यूटेट हुआ। अब सवाल यह है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है तो उपाय क्या है? इस सवाल का जवाब यह है कि वैक्सीन का विकल्प नहीं है, वैक्सीनेशन जरूरी है, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए जिस एंटीबॉडी की जरूरत है वो वैक्सीन से ही मिल सकती है। जैसे जैसे वायरस में म्यूटेशन होता जाएगा हमें नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बारे में सोचना होगा जो नए वेरिएंट से निपटने में कारगर हो सकता है कि 6-8 महीने के बाद नई वैक्सीन का बूस्टर डोज लेना पड़े। डबल म्यूटेंट B.1.617 के बाद जिस ट्रिपल म्यूटेंट B.1.618 की चर्चा हो रही है वो 617 वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट होता है। यह वेरिएंट बंगाल से फैलना शुरू हुआ जिसके बारे में अभी और रिसर्च की जा रही है। ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस से संक्रमित मरीजों में 6 से 7 दिन तक बुखार रहता है। मरीज के शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है और ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। कि जब तक कोई भी कंट्री इससे इन्फेक्टेड है तब तक हम अपने देश को सेफ नहीं मान सकते। तो इस पर्टिकुलर म्यूटेशन का, वेरिएंट का और सर्ज का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी है, क्योंकि हम IHR के सिग्नेटरी हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश में जो हो रहा है वो हम दूसरे देश वालों से साझा करें और दूसरे देश की जानकारी को साझा करके अपने देश में देखें कि वो किस प्रकार का हम लोगों को इम्पैक्ट दे रहा है। भारत में अभी रोजाना करीब 3.5 लाख नए केस आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की तादाद 35 लाख से ज्यादा है। अभी डबल म्यूटेंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन अगर ट्रिपल म्यूटेंट फैलना शुरू हुआ तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। उपाय सावधानी में है, क्योंकि वायरस की चेन तोड़ने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन के अलावा कोई उपाय नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बिहार की, महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की कोरोना रिपोर्ट दिखाएंगे। आप हिल जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।